गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग जेई मेंस या फिर 11 के लिए जो बेसिक अपना मैथमेटिक्स जनरल सेक्शन की जहाँ से शुरुआत हो सकते हैं सेक्वेंस एंड सीरीज उसे डिस्कस करें। ऑलरेडी क्लास 7, 8, 9 में भी इसका इंट्रोडक्शन है और 10th में भी इस पर हमने कुछ डिस्कस किया है, तो थोड़ा हम उम्मीद करते हैं कि कुछ बेसिक आइडिया आपको। हम पहले इस चैप्टर की जो हेडिंग है अपना सीक्वेंस, समझ लें कि सीक्वेंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, बहुत सारा चीजें कॉन्सेप्ट है तो इसके हेडिंग्स में सीखा हुआ आके ये हेडिंग में सीक्वेंस और सीरीज जो लिखा गया है तो सीक्वेंस का क्या मतलब है। सीक्वेंस का मतलब होता है एक के पीछे एक का आना। ठीक है, एक के पीछे एक टर्म को आ जाना। अगर आप किसी भी मैथमेटिक्स में किसी ऑर्डर से, किसी नियम से नेचुरल नंबर्स को एक के पीछे एक रख रहे हो तो उसे कह रहे हो आप सीक्वेंस। तो सीक्वेंस का मतलब हुआ कि किसी नेचुरल डोमेन में, अगर नेचुरल नंबर की बात करें तो डोमेन, अगर रियल नंबर डोमेन है तो रियल सीक्वेंस होगा और कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो सीक्वेंस वर्ड का अगर अपना मतलब समझ जाए तो सीक्वेंस वर्ड का मतलब है कि एक के पीछे एक सक्सेशन, मतलब क्या हुआ, एक के पीछे एक नंबर का आ जाना, वही कहलाता है सीक्वेंस। ठीक है, अगर आप सीक्वेंस को डिफाइन कर सकते हो तो लिख सकते हो कि इट इज फंक्शन ऑफ एनी फंक्शन ऑफ नेचुरल नंबर as codomain of real or complex number। ठीक है, तो सीक्वेंस का मतलब हुआ कि यह नेचुरल नंबर का फंक्शन है और सीक्वेंस को अगर नॉर्मल भाषा में हम डिफाइन करने से है तो ये बोल सकते हैं सक्सेशन ऑफ नंबर इज कॉल्ड सीक्वेंस। सक्सेशन ऑफ नंबर इज कॉल्ड सीक्वेंस, बट these number must be bounded with some rules। ठीक है, किसी नियम से बंधे हुए होने चाहिए नंबर। या आप टर्म 1 के बाद टर्म 2 क्यों लिख रहे हो, टर्म 3 क्यों लिख रहे हो, टर्म 4 क्यों लिख रहे हो, अगर किसी लॉजिक, किसी नियम को बंधा हुआ है तो इसे आप बोल सकते हो सीक्वेंस। ठीक है, तो सीक्वेंस हमें लगता है कि ये यहाँ पर क्लियर हुआ। दूसरी चीज कि हम सीक्वेंस के बारे में बोल रहे हैं कि यह क्या हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर सीक्वेंस हमारा सबसेट है रियल नंबर का, अगर सीक्वेंस हमारा सबसेट है रियल नंबर का तो उसे हम बोलेंगे रियल सीक्वेंस। सबसेट का मतलब है कि उसके जो भी डोमेन है, जो भी उसके अंदर सदस्य आ रहे हैं, वो सब के सब अगर रियल नंबर का ही कोई हिस्सा है तो उसे बोल सकते हैं रियल सीक्वेंस। लेकिन अगर सीक्वेंस हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट हो तो उसे कहा जाता है इमेजिनरी सीक्वेंस और कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस। इमेजिनरी सीक्वेंस या फिर कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस। तो सीक्वेंस वर्ड से जुड़ा हुआ जो हमारा कॉन्सेप्ट है तो समझ लें। सीक्वेंस हुआ सक्सेशन ऑफ नंबर, एक नंबर के पीछे दूसरा नंबर आना, बट वो सक्सेशन मस्ट बी बाउंडेड विद सम फिजिक्स लॉ और मैथमेटिकल रूल्स। ठीक है, दूसरी चीज रहा सीक्वेंस को हमने कहा है कि यह नेचुरल नंबर का फंक्शन है, लेकिन कोडोमेन ऑफ या तो रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब ये रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। जो बच्चे कॉम्प्लेक्स वर्ड से पहली बार इंट्रोड्यूस हो तो हम बता दें कि कॉम्प्लेक्स एक इमेजिनरी डोमेन है मैथमेटिक्स का, जो स्पेशल सेक्शन आपको आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही बड़ा एरिया जहां पढ़ना है कि अनसॉल्व्ड रेंज को कैसे सॉल्व करते हैं। अनसॉल्व्ड रेंज अगर बोलोगे तो थोड़ा आइडिया दे सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स में आप समझो कि आप किसी इक्वेशन को यहां तक सॉल्व करके x² + 2 = 0। ठीक है, लेकिन आपसे अगर ये कोई बोले कि एग्जैक्टली x की वो वैल्यूज बताए जिसके लिए यह सॉल्यूशन हुआ है तो यह सॉल्यूशन आपको अगले स्टेप पर दिखेगा कि यह नॉट पॉसिबल सॉल्यूशन है। क्यों नॉट पॉसिबल
स्क्वायर की वैल्यूज आप नेगेटिव में नहीं लिख सकते, जो कि अभी क्लास 10th बेस तक हमें नॉलेज है। बट कॉम्प्लेक्स नंबर हमें ऐसे मैथ को भी सॉल्व करना सिखाएगा और हमें बताएगा कि मैथ्स में कोई भी सेक्शन अनसॉल्व नहीं है, और मैथ्स का निर्माण ही इसीलिए हुआ है कि अनसॉल्व प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स रेंज मतलब कि इमेजिनरी कैसे इसके आंसर्स आएंगे उसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते हैं। फिलहाल सीक्वेंस से हमारे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट हमारे सामने है कि रियल नंबर का अगर ये सबसेट है तो उसे रियल सीक्वेंस के नाम से जाना जाएगा, और अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है तो उसे कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस या फिर इमेजिनरी सीक्वेंस या वर्चुअल सीक्वेंस के नाम से आप जान सकते हैं। अभी क्लास 9th 10th में इंट्रोड्यूस होता है एक वर्ड प्रोग्रेशन। मैथमेटिकल वर्ड है, जैसे एपी जीपी एचपी आप लोग सुने हुए हैं, तो उसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है। तो हम पहले एक वर्ड है प्रोग्रेशन उसे डिस्कस कर लें कि ये प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? तो प्रोग्रेशन एक तरह का सीक्वेंस है जिसमें फिक्स नंबर ऑफ इंटरवल्स या फिक्स n फैक्टर या nth टर्म का फॉर्मूला मिलता है। समझो क्या बोल रहे हैं सब। सीक्वेंस का मतलब हुआ कि एक के पीछे एक टर्म्स का आना, ठीक है, जो मैथमेटिकल रूल्स को होने चाहिए। प्रोग्रेशन का मतलब हुआ कि एक के बाद अगर दूसरा टर्म हमने 4 लिखा है, तीसरा टर्म 7 लिखा है, अगला टर्म हमने लिखा है 10, उसके बाद लिखा है 13, उसके बाद 16 लिखा, तो हम ये देख रहे हैं कि अगला टर्म एक फिक्स रूल है कि पहले वाले टर्म में 3 ऐड होकर के मिलेगा। या फिर हम एक नंबर लिखे 1 4 9 16 25 36, तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि हर टर्म अपने, अगर मान लीजिए ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, तो ये क्या हो रहा है कि अपने nth टर्म का स्क्वायर। तो प्रोग्रेशन क्या हुआ कि हर n टर्म के लिए एक डिफाइंड फॉर्मूला या स्ट्रक्चर मिलेगा कि n टर्म क्या होने वाला है, मतलब कि मैथमेटिकल सॉल्यूशन में एक फिक्स पैटर्न जो फॉलो कर रहा है उसे बोल रहे हैं प्रोग्रेशन। ठीक है, सीक्वेंस क्या बोले, केवल एक के पीछे एक आ जाना किसी भी रूल से, और प्रोग्रेशन जो n टर्म के लिए एक फिक्स पैटर्न को फॉलो कर रहा है वो है प्रोग्रेशन। सीक्वेंस और प्रोग्रेशन सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट हो सकते हैं। मतलब प्रोग्रेशन के लिए एक बात तय है कि इसके nth टर्म के लिए आपको हमेशा एक फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, प्रोग्रेशन के nth टर्म के लिए अगर आप कोई nth टर्म की वैल्यूज को फाइंड करने चाह रहे हो तो उसके लिए हमेशा एक फॉर्मूला मिलेगा, ये तय। बट सीक्वेंस के केस में और मे नॉट मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है कि उसका n टर्म एक किसी फिक्स फॉर्मूले पर, जो कि अपने मेजर डिफरेंस इस सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में क्या कर रहा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज़्यादा स्टेटमेंट का लिखाने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, और हम सीधे अब आएंगे अपनी पहली जो हमें प्रोग्रेशन पढ़ना है, जो कि क्लास 9 10 में भी पढ़ चुके हैं, और उम्मीद करते हैं कि तेजी से हम पढ़ेंगे। पहली प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, स्पेलिंग गलती से ही होगा तो आप लोग अपने जिम्मेदारी पर लिख लेना। ठीक है, एपी जिसे आप एपी के नाम से जानते। ठीक है, मैथ्स की पहली प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, और इसकी डेफिनेशन या ये क्या है तो समझा। एक ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें हर सक्सेसिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस फिक्स हो, जिसे हम कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या कर रहे हैं कि अगर किसी प्रोग्रेशन को आप लिख रहे हो और प्रोग्रेशन के हर सक्सेसिव टर्म्स, मान लीजिए यहाँ पर टर्म्स है 1 2 3 4 और n, इन टर्म्स का आपने कोई प्रोग्रेशन लिखा और हम करें कि हर प्रोग्रेसिव टर्म्स सक्सेसिव टर्म्स को का डिफरेंस, और डिफरेंस मतलब यहाँ पर इसे अगर मेंटेन किया गया है कि t2 - t1 कर दे
तब भी हमें एक फिक्स वैल्यू d मिले, T4 माइनस T3 कर दे तब भी हमें फिक्स वैल्यू d मिले, T7 माइनस T6 कर दे तब भी फिक्स वैल्यू d मिले, या किसी भी टर्म n और उसके एक पहले वाले टर्म का डिफरेंस देखिए और हर बार वह डिफरेंस सेम हो, फिक्स हो, तो इसे कहेंगे कि यह जो हमारा प्रोग्रेशन है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को आप अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि अ मैथमेटिकल प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को आप लिख सकते हो कि अ मैथमेटिकल प्रोग्रेशन in which difference between two successive terms is constant ब्रैकेट में लिख दीजिए, is called common difference, ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या कि एक प्रोग्रेशन जिसमें दो टर्म्स के बीच के डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट आ रहा है और जिसे हम कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस हमें पता चल रहा है कि क्या है क्या नहीं है। तो इसके हिसाब से हम एक प्रोग्रेशन को लिखना चाह रहे हैं, अपनी एपी को दिखाने के लिए एपी को प्रेजेंट कर रहे हैं कि अगर हमारी डेफिनेशन के अनुसार हम किसी एपी को दिखाएं तो क्या दिखा सकते हैं। तो एक एपी मान लो कि उसका फर्स्ट टर्म जो है ए, पहला टर्म मान लिए कि कोई ए टर्म है और कॉमन डिफरेंस ठीक है। अब देखें तो AP का पहला टर्म A हो जाएगा, दूसरा टर्म हो जाएगा, या डिफरेंस को ऐड कर दो क्योंकि तभी जाकर डिफरेंस मेंटेन रहेगी जब यह जो पार्ट है कॉमन डिफरेंस पार्ट पहले वाले टर्म में ऐड होते जाएगा, मतलब दूसरा टर्म हो जाएगा A प्लस D, तीसरा टर्म अगर बोलेंगे A प्लस डी जो कि पहले वाला टर्म है उसमें d का जुड़ जाना, मतलब a प्लस 2d। फोर्थ टर्म की बात किया जाए तो ये टर्म जो थर्ड टर्म है उसमें d का जुड़ जाना, मतलब a प्लस 2d प्लस d, ये हुआ a प्लस 3d। और सिमिलरली इस पैटर्न को आगे कंटिन्यू करें तो देख लिया जाए, यहाँ पर 2 है तो 1 d ऐड हुआ है, 3 है तो 2 d ऐड हुआ है, 4 है तो 3d ऐड हुआ है, मतलब कि n रहेगा तो हम कह सकते हैं कि n में से 1 घटा के d का ऐड, ठीक है। अगर आप प्रोग्रेशंस को समझ रहे हैं तो प्रोग्रेशन का मतलब हुआ कि यहाँ जो AP में हम देख रहे हैं यहाँ पर कॉमन डिफरेंस पहले वाले टर्म में ऐड होते चला गया और ऐड होते हुए कॉमन डिफरेंस हमें एक पैटर्न को दे रहा है, और पैटर्न ये हुआ कि हम जिस किसी भी टर्म के लिए बात कर रहे थे उसमें से 1 घटा करके d को ऐड। अगर हम इस हिसाब से AP को अपने सीक्वेंस में लिखे तो सीक्वेंस में हम AP को लिख सकते हैं a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d और सो, ठीक है। इस तरह से किसी AP को दिखा सकते। अब हम देखते हैं कि एप्लीकेशन किसका हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं। जो बेसिक पढ़ना है बेसिक लोगों को सबको आइडिया भी है। तो एक क्वेश्चन देते हैं, जिनका पीछे छूट जाए वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर के आप डायरेक्ट अपने नोट्स के लिए कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन दे रहे हैं, इफ 6th term and 5th term of an AP 6th term and 5th term of an AP is 5 and 6 respectively,
find the 11th term of an A। क्वेश्चन हमारे सामने है, आप लोग थोड़ा सा अटेंड कर ले सकते हैं, नहीं तो हम अटेंड कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि एक एपी है जिसका 6th टर्म और 5th टर्म दिया हुआ है कि 5 और 6 है, तो हमसे पूछ रहा है कि 11th टर्म इस एपी का क्या होगा। तो देखिए 6 टर्म मतलब T6 अपना दिया हुआ है 5, T6 है 5 और 5th टर्म है 6, ठीक है। अभी हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़े उसके अनुसार 6 टर्म को लिखा जा सकता है, अगर हम मान लें कि फर्स्ट टर्म A है तो 6 टर्म को हम लिख सकते थे A प्लस 5D। हम फर्स्ट टर्म को A और कॉमन डिफरेंस D मान करके लिख रहे हैं, कॉमन डिफरेंस D और फिर फर्स्ट टर्म A है तो 6 टर्म को हम लिख सकते हैं A प्लस 5D और 5th टर्म 6 दिया है तो इसे लिखा जा सकता है A प्लस 4D जो कि हमारा 6 के बराबर। क्लास 10 मैथमेटिक्स हम जानते हैं तो फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन 1 माइनस 2 कर दे, 1 माइनस 2 तो हम कर सकते हैं कि -1 विल बी इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो गया और 5 में से 1 4 गया तो D। तो हमारे लिए D की वैल्यूज कॉमन डिफरेंस जो आई है वो आ गई है -1 और अब A फाइंड करना, क्योंकि अगर A फाइंड कर गया तो किसी भी टर्म को हम लिख सकते हैं। तो A फाइंड करने के लिए किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए। तो T6 का जो इक्वेशन निकला था A प्लस 5D जो कि इक्वल आ रहा था 5, तो हम कर देते हैं D की वैल्यूज को रख रहे हैं A प्लस 5 इंटू -1 इक्वल टू 5, तो A इक्वल टू हुआ 5 प्लस 5 10। A की वैल्यूज आ गई 10 और अब हमसे पूछ रहा है 11th टर्म, तो टर्म 11 आप लिख सकते हो A प्लस 11 में से 1 घटा दीजिए 10D, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला फिक्स है कि nth टर्म जब भी हमसे पूछेगा वो A प्लस A माइनस 1D होगा AP। तो हम देख रहे 11th टर्म का, तो 11th टर्म की वैल्यूज होगी A 10 प्लस 10 इंटू -1 तो 10 माइनस 10 दैट इज 0 और 11th टर्म हमारा आया आंसर 0 जो कि क्वेश्चन में पूछा गया। तो किसी को अगर यहाँ पर कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। पूछने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, कमेंट में आप कमेंट कर दीजिए ताकि हम लोग आगे के वीडियोस में इसे इंक्लूड कर दें कि कहाँ पर कौन सी समस्या पूछेंगे। अब थोड़ा सा हम नेचर को देख ले, जो इस प्रॉब्लम के आधार पर हमें पता चला। इस प्रॉब्लम में क्या था, तो 6 टर्म था 5, 5th टर्म था 6 और अपना 11th टर्म आ रहा था 0, ठीक है। और यह क्यों आया, क्योंकि हमारी कॉमन डिफरेंस जो थी वो कॉमन डिफरेंस थी -1। तो क्या हम यहां से नोट लिखना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट तो समझ लिया जाए। अगर कॉमन डिफरेंस किसी एपी का कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हो तो उसके टर्म्स घटते चले जाए, मतलब वो डिक्रीजिंग एपी होगा, वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। अगर कॉमन डिफरेंस आपके नेगेटिव है तो वो डिक्रीज करता हुआ आएगा और कॉमन डिफरेंस अगर पॉजिटिव है तो वह इंक्रीज करेगा। हम लोग कॉमन डिफरेंस के फैक्टर्स को देख ले कि अगर वो पॉजिटिव है तो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है तो हमारा एपी इंक्रीज करता हुआ दिखेगा और नेगेटिव है तो डिक्रीज करता। अगली बात अगर समझे तो कभी कभी ये भी हो सकता है कि हमारे लिए कि कॉमन डिफरेंस
जीरो आ जाए इसका मतलब AP कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब ऑल टर्म्स आर सेम। ठीक है, सारे टर्म्स सेम होंगे, क्योंकि अगर जीरो है तो आप किसी भी वैल्यूज में 2 बार जीरो ऐड करो, 5 बार जीरो ऐड करो या 10 बार जीरो ऐड करो, आपको इसमें कोई भी चेंज नहीं मिलेगा। ठीक है, अब चले आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा नोट्स आपके प्रिपेयर करने के लिए। अब है कि टर्म्स नोटेशन, जिसे हम इंपॉर्टेंट समझे और यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। टर्म्स नोटेशन, टर्म्स नोटेशन, तो आप टर्म्स को कैसे दिखाओगे तो समझो। आप कैपिटल लेटर और एन नंबर देकर के इस तरह से दिखा सकते हो, या फिर स्मॉल नंबर टी और इस तरह से एन लिख करके इस तरह से दिखा सकते हो, या फिर ए लिख करके एन लिख करके इस तरह से दिखा सकते हो। ये तीनों ही मेथड एपी के टर्म्स को दिखाने के लिए यूज किए। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस के लिए बेहतर हो। if in an AP A2 plus A5 minus A3 is equal to 10 and A2 plus A9 is equal to 70. Find the common difference and first term of AP. तो प्रॉब्लम को आप पढ़ चुके होंगे, अब ज्यादा देर हम उसको समय दे नहीं सकते, वेट नहीं कर सकते आपके आंसर का। क्यों सोचते हैं कि इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम कैसे टैकल करें, कैसे डिस्कस करें, कैसे पढ़ेंगे। तो हमारे पास A2, A5, A3 जो है वो क्या सिंबल है पहले समझते हैं। वो है सेकंड टर्म, फिफ्थ टर्म और ये लिखा हुआ है थर्ड टर्म। A2 लिखने का मतलब है कि ये सेकंड टर्म बोल रहा है और A9 लिखने का मतलब है कि यह नाइन्थ टर्म को बोल रहा है। तो चलिए हमारा पहला जो रटा रटा है काम इस केस में होगा कि लेट फर्स्ट टर्म इज ए। ठीक है ना, फर्स्ट टर्म हम क्या मान ले ए। उसके बाद कॉमन डिफरेंस इज डी। फर्स्ट टर्म क्या मान रहे हैं ए और कॉमन डिफरेंस मान रहे हैं डी। अब इस मानने पर क्या लेते हैं, जो भी इक्वेशन में आपके पास टर्म्स यूज हुए हैं उनकी वैल्यूज को लिखते हैं। अगर ये हमारा माना हुआ रिलेशन है तो A2 हो जाएगा A प्लस डी, A5 हो जाएगा A प्लस 2D, A3 हो जाएगी A प्लस 2D और A9 क्योंकि जितने भी यूज किए गए A9 हो जाएगा A प्लस 8D। हमें लगता है कि यहाँ तक में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी और आप लोग बहुत ही तेजी से शायद अभी तक आंसर भी निकाल चुके होंगे कि क्या होने जा रहा है। चलिए ये सारे जो नोन वैल्यूज हमने अपने हिसाब से जन्म किए हैं उनको पुट कर देते हैं इक्वेशन में। तो पहला इक्वेशन A2 मतलब A प्लस डी प्लस A प्लस 4D माइनस A3 A प्लस 2D इक्वल टू 10 और यहां से लिखेंगे A प्लस A 2A माइनस A मतलब A प्लस D प्लस 4D 5D माइनस 2D 3D इक्वल टू 10। दूसरी इक्वेशन को देख रहे हैं, इक्वेशन 1 हमारा चेंज हो गया। दूसरा इक्वेशन A2 A प्लस D प्लस A9 A प्लस 8D इज इक्वल टू 70 और कर दे तो A प्लस A 2A प्लस 8D प्लस D 9D इज इक्वल टू 70
और ये रहा आपका इक्वेशन 2। ठीक है, 10th की मैथमेटिक्स है, सॉल्व कर दीजिए। हम कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं 1 इक्वेशन इंटू 2 प्लस माइनस सेकेंड इक्वेशन। तो 2 इंटू 1 मतलब 2a प्लस 6d इक्वल टू 10 माइनस कर रहे सेकेंड इक्वेशन को, तो कितना है 2a प्लस 9d इक्वल टू 17। तो ये आया माइनस 3d इज इक्वल टू माइनस 7। और आप कह सकते हो कि d इज इक्वल टू 7/3। d जो है अपना वो आया है 7/3। कैलकुलेशन को चेक कर लीजिएगा कि कैलकुलेशन अगर सब जगह सही है तो आपके क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, अच्छा ठीक है। एक इक्वेशन में हमने एक जगह एरर किया है कि 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इससे हम 10 को 20 नहीं लिख पाए थे। तो आप 20 माइनस 17 तो 3, जो कि d की वैल्यूज चेक कर लीजिएगा। इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पर 20 हुआ, माइनस कर रहे हैं तो इधर हो गया माइनस 3d और इस साइड आ रहा है प्लस 3। 20 माइनस 17 प्लस 3, तो d की वैल्यूज है -1। करेक्शन चेक कर लीजिएगा। d की वैल्यूज -1, तो इक्वेशन 1 या 2 किसी एक में डाल करके हम a की वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। तो d -1 डाल दीजिए तो हो गया a प्लस 3 into -1 इज इक्वल टू 10 और a आ गया 10 प्लस 3 हो गया 13। तो हमारे लिए जो आंसर पूछा था a और d दोनों के दोनों आंसर आपके सामने आ चुके हैं, जिसे आप देख सकते हैं और आगे कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि if pth term, if pth, qth, rth term of AP are respectively are respectively A, B, C, then find the value of इक्वेशन है हमारे पास, वैल्यू है a इंटू क्यू माइनस आर प्लस b इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू, सी इंटू पी माइनस क्यू। इसकी वैल्यूज को हमें फाइंड करना है। तो हम इसकी वैल्यूज को कैसे फाइंड करेंगे, क्या होगा, कुछ माइंड में लगाते हैं और उसके बाद टर्म को फाइंड करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब क्या करें कि हमारे पास AP, GP, HP जो भी दिया हुआ है टर्म्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास AP के लिए P टर्म A है, Q टर्म B और R टर्म को दिया हुआ है C। ठीक है, और ABC ये टर्म्स दिया हुआ है, तो इसका मतलब कि हमको क्या करना है कि लेट फर्स्ट टर्म कुछ मान लें। तो फर्स्ट टर्म हम क्या मान लें, क्योंकि a पहले से इंट्रोड्यूस हो गया है तो हम x मान लें फर्स्ट टर्म को। और अगर फर्स्ट टर्म x है तो p टर्म जो होगा, टर्म जो p होगा वो लिखा जाएगा x प्लस p माइनस 1 इंटू टी। हम कॉमन डिफरेंस भी लिख देते हैं। कॉमन डिफरेंस को हमने d मान लिया, तो हम बोल रहे हैं कि फिफ्थ टर्म x प्लस p माइनस 1 d। क्यूएथ टर्म लिखा जा सकता है x प्लस p
Q माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और RS टर्म लिखा जा सकता है x प्लस R माइनस 1 इंटू डी। अब देख ले, PF टर्म हमारा है A के बराबर, B और C। हमारे पास ये टर्म्स फिलहाल के लिए दिए गए। तो हम करते क्या है कि अपना एक स्मार्ट वर्क होगा कि हम पार्ट बाय पार्ट इन सेक्शन को फाइंड कर लेते, ठीक है। Q माइनस R, तो आप बताओ Q माइनस R हमें कब मिलेगा, जब हम QS टर्म में से RS टर्म को घटा, तो QS टर्म में से RS टर्म को घटा दे तो TQ माइनस TR कर ले, क्योंकि अलग अलग निकालेंगे तो हमारे लिए ज्यादा आसान होगा। तो दोनों टर्म्स को घटा दें तो हमारे लिए आ रहा है x प्लस Q माइनस 1 इंटू डी माइनस x प्लस R माइनस 1 इंटू डी। तो आप कर रहे हो तो x में से x गया खत्म, और ये आ रहा है, सॉरी राइट हैंड साइड भी घटाना पड़ेगा, तो ये हो गया राइट हैंड साइड में d माइनस c। इक्वेशन जो घट रहा है उसे देख रहे हैं, x से x कैंसिल, और ये हुआ q माइनस 1 माइनस r प्लस 1 d इक्वल टू b माइनस c। अब ये कर दीजिए 1 से 1 कैंसिल, तो q माइनस r इक्वल टू q माइनस r d इक्वल टू b माइनस c। हमें फैक्टर क्या पता करना है, a इंटू b माइनस सी, सॉरी a इंटू क्यू माइनस r। तो हम कर देते हैं a को मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई a बोथ साइड, तो हमारा आ जाएगा a इंटू क्यू माइनस r इक्वल टू b माइनस सी इंटू a बाई d, और d हमारा कॉमन डिफरेंस है जिसे इक्वेशन 1 मान रहे हैं। देख लीजिएगा, अगर आप लोगों को कहीं कोई समस्या हो रही हो तो बताएं। यहाँ इक्वेशन में ये चीज को रिजल्ट देने के रूप में कहीं भी कोई समस्या नहीं आ रही है, तो यहाँ पर हम इसे आगे बढ़ते हैं। अब अगला टर्म्स को हम देख रहे हैं कि क्या होगा। तो हम सिमिलर वे में कर दें कि अगर r माइनस पी करना हो तो r में से p घटाएंगे तो हमारे पास c माइनस a करके सिमिलर आ जाएगा a इंटू, सॉरी अगली बार करना है b इंटू r माइनस p। हम सेम से क्वेश्चन सॉल्यूशन का ऑर्डर सेम है, तो देखिए q के लिए हमें आया था b और r के लिए था c, तो हमने q माइनस r किया तो अंदर में b माइनस c आया, तो यहाँ r माइनस p करेंगे, r माइनस p, तो ये अंदर में आएगा c माइनस a, ठीक है, c माइनस a, और बाहर में आपने b मल्टीप्लाई किया तो बाहर b बाई d, इक्वेशन 2। अगला हमें टर्म्स करना है p माइनस q, तो सिमिलर पैटर्न पर करते रहें। इस बार c इंटू p माइनस q, तो c इंटू p माइनस q, तो p माइनस q कर रहे हैं मतलब अंदर में a माइनस b आने वाला है, a माइनस b इंटू c डिवाइडेड बाई d, इक्वेशन 3। जिनको भी कंफ्यूजन हो रहा होगा तो आप लोग खुद जो पहले को सॉल्व किया है उस हिसाब से सॉल्व करके देख सकते हैं कि सेम पैटर्न पर हमारा रिजल्ट सेम आ रहा है। अब थोड़ा सा आते हैं इस साइड जो कि हमारे प्रॉब्लम के पार्ट, a इंटू क्यू माइनस आर, a इंटू क्यू माइनस आर मतलब b माइनस सी बाई ए डी प्लस b इंटू आर माइनस पी, b इंटू आर माइनस पी, ये हुआ c माइनस a इंटू बी बाई डी प्लस c इंटू पी माइनस क्यू, c इंटू पी माइनस क्यू, ये आया a माइनस पी इंटू सी बाई डी। आपको इसकी वैल्यूज निकालने के लिए कह रहा है, तो हम क्या कर लेते हैं 1 बाई डी कॉमन सब में से, ये आया बी सी माइनस सी ए, सॉरी बी इंटू ए, बी ए माइनस सी ए प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। अब देखो इतना आडम्बर है, ए बी कट गया, सी ए सी कट गया, बी सी कट गया, मतलब अंदर में 1 बाई डी इंटू 0 और ये वैल्यू आ रही है 0, ठीक है।
तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो लेक्चर में अभी तक इतना ही पार्ट को रखते हैं। आगे के वीडियोस में हम लोग सीरीज के बारे में जानेंगे कि सीरीज होता क्या है और उसकी वैल्यूज को कैसे फाइंड करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।